नमस्कार। मेरा नाम शौर्य दीक्षित है। मैं पेशे से एक अधिवक्ता हूँ। चौधरी लॉ एसोसिएट में मैं एक एसोसिएट के रूप में कार्यरत हूँ। मैं सिविल, क्रिमिनल, रेरा और एनजीटी जैसे मामलों में पैरवी करने जाता रहता हूँ। इस पेशे को मैं दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण पेशों में से एक मानता हूँ, क्योंकि ये सामाजिक प्रश्नों की एक ऐसी कुंडली है जो तार्किकता की खोज में एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न पर बढ़ती रहती है, जो इसे जटिल से और जटिल बनाता रहता है। हालांकि अधिवक्ता का काम कभी भी अपराधियों की रिहाई का काम नहीं है। हम कभी भी ये नहीं चाहते कि अपराधी छूटे, जबकि हम तो उनके कृतों को तार्किकता की खोज में सत्य साबित करने में लगे रहते हैं। लेकिन इसी मामले में आगे बढ़ते हुए अभी कुछ वर्ष पहले हमारे पास एक आर्म्स एक्ट का केस आया, जिसमें कुछ AK-56 राइफल्स और कुछ बंदूकों का इस्तेमाल था, जिसमें कुछ AK-56 राइफल्स और कुछ जिंदा कारतूसों का रखना बावत था। ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस जैसा था, जो कि बॉम्बे में हुआ था। लेकिन इस पेशे में कृतों का सामान्य होना काफी नहीं, क्योंकि इसमें उनकी तार्किकता का भेद जायज होता है। इसमें से एक केस एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी, जबकि दूसरे में किसी सुरक्षा के लिए हथियार रखे गए थे, जो कि शासन द्वारा स्थापित पुलिस एवं सशस्त्र बलों का काम था। मुलजिम ने अपने कानून को अपने हाथ में लिया, जिसकी वजह से उनके सुशोभित जीवन का एक दशक खराब हो गया, बल्कि दूसरे केस में बेल। ऐसे समकालीन समाज में ऐसी चुनौतियां आना बड़ी आम बात है, जहां लोग कानून को अपने हाथ में लेकर न्याय पाने की कोशिश करते हैं। भारतीय इतिहास में साहित्य दर्शन के माध्यम से तार्किकता की खोज को बल दिया गया है। मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं और प्रेमचंद की रचना पंच परमेश्वर को भारतीय न्याय शास्त्र की सबसे सरल रूपरेखा मानता हूं। इसी रूपरेखा को दर्शाते हुए मैं आज अपनी बात रखना चाहता हूं। कहानी दो मित्रों की है। नायक बालपन में ही एक संबंध स्थापित करते हैं, मित्रता का, जो कि एक संवैधानिक संस्थान की नींव की जैसा होता है, जहां पर मूल रूप में गणमान्य और नागरिक एक संवैधानिक संबंध साझा करते हैं। प्रेमचंद कहानी में आगे इनकी दैनिक चुनौतियों को दिखलाते हैं, जो इनको वयस्क बनाती है। संवैधानिक रूप से भी एक संविधान रोज परिवर्तन लाता है और खुद को वयस्क बनाता है। पर मुश्किल तभी आती है जब ये गणमान्य और नागरिक एक दूसरे से सवाल पूछते हैं। यही इस कहानी का मूल उद्देश्य है, जहां पर पहला मित्र, जो कि एक पंचशील समाज में रहते थे, जहां क्रमश हर व्यक्ति गांव का एक पंच बनता है और गांव की समस्या का छुटकारा करता है। जब पहला मित्र पंच बनता है, तब दूसरे अपने एक लोभ के संपत्ति के लोभ में उसके पास पहुंचते हैं। अब भावनात्मक चुनौती पंच के पास ये रहती है कि मैं अपने मित्र की मदद क्यों ना करूं, क्यों जो संबंध इतने साल से सजाया है उसको ऊपर रखूं, या अपने कर्तव्यों को, जो कि भारतीय सारे उपनिषदों का मूल प्रश्न है, जहां भावनाएं कर्तव्य पे थोड़ा भारी पड़ती हैं। प्रेमचंद बड़ी सहजता से अपने मित्र को पहले पंच को निर्णय देने में मदद करते हैं, जो उसकी तार्किक शक्ति से आता है, और वो अपने मित्र को खाली हाथ लौटा देता है। बड़ी सहजता से कहानी पलटती है जब दूसरा मित्र पंच बनता है और पहला मित्र अपनी ठगी के मामले को लेकर उसके पास जाता है। अब भावनात्मक चुनौती ये थी कि मैं अपने मित्र से बदला क्यों ना लूं, परंतु तार्किक शक्ति ही उसको वो बल देती है, और वो ये समझाने में मदद करती है कि हमारे कर्तव्य भावनाओं से हमेशा ऊपर रहेंगे, और वो अपने मित्र को न्याय देता है। ये मूल क्यों और क्या ही वो शब्द थे जिन्होंने 1215 में इंग्लैंड के लोगों को अपना पहला अधिकार दिलाया और मैग्ना कार्टा को जन्म दिया, जो कि समकालीन संवैधानिक संस्था की आधारशिला बना। इसी मामले में कुछ समय पूर्व तक भोपाल में एक दिल्ली की सड़क सुविधा संचालक व्यवस्था उपयोग में लाई जाती थी, जिसका नाम था BRTS। इसका काम था कि सुचारू बस यातायात वे अपने भोपाल के यातायात में इन्वॉल्व करें। तब तक भोपाल ट्रैफिक के एक कमिश्नर होने लगे थे। यातायात की समस्याएं बहुत बढ़ने लगी थी, और बीआरटीएस इन बढ़ते बदलाव में यातायात की समस्याओं को सुलझाने की जगह बहुत पीछे छूट रहा था।
ऐसे समय कॉलेज के सेकेंड ईयर में मैंने उनसे एक सिविल मध्यस्थता द्वारा भोपाल ट्रैफिक कमिश्नर और बीसीएलएल को एक मध्यस्थता के लिए दावत कराया और उनसे एक सवाल पूछा कि क्या बीसीएलएल अपने उद्देश्य को लेकर अभी भी वावत है या कहीं पीछे रह गई है। काफी पक्ष विपक्ष 6 महीने तक चले और कोर्ट ने ये माना कि बीसीएलएल अपनी सुचारू बस सुविधाओं को के उद्देश्य से भटक चुकी है और आज के समाज में उसकी उपयोगिता बहुत ही कम हो गई। इसी को लेते हुए 6 महीने के अंदर इस मुद्दे ने काफी सुर्खियां बदली, काफी अखबारों ने इस पे बात करना चालू की और 6 महीने के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीआरटीएस कॉरिडोर को खत्म कर दिया। इस सेवा से बरखास्त में क्यों और क्या के महत्व को और बढ़ाया। आज के समाज में प्रश्न ये नहीं है कि हम अधिवक्ता बने, प्रश्न ये भी नहीं है कि हम न्यायालय में जाएं, प्रश्न ये है कि क्या इस समकालीन समाज में हम प्रश्न करने की तार्किकता रखते हैं। हमारे पास आज कई चीजें हैं जो हमें जानकारी के रूप में उपलब्ध है। इसमें सबसे खतरनाक है पेड मीडिया, व्हाट्सएप फॉरवर्ड। ये हमारी तार्किकता बढ़ा नहीं रहे हैं, ये हमें इतनी जानकारियां उपलब्ध करा दे रहे हैं कि सही और गलत बहुत धुंधले नजर आते हैं। हमारे पास कंज्यूम करने के लिए इतना डेटा है कि कहीं सच्चाई बहुत पीछे छूट गई है। इसी मुद्दे को बल देते हुए जब भी किसी समृद्ध समाज की रचना की जाएगी तो वहां पे उनके नागरिकों की जागरूकता की बात की जाएगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक संपूर्ण विधि के निर्माण नहीं कर सकता। समाज परिवर्तनशील है, विधि परिवर्तित होगी, लेकिन ये समाज तभी तक परिवर्तनशील रहेगा जब तक हम प्रश्न करते रहेंगे। आज के समाज में प्रश्न करने की तर्क बहुत पीछे छूट गया है। इसी को बल देते हुए मैं अपनी भाषा को आज विराम देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं जो कहूंगा और जो मैं कहने आया हूं और आप वो सुनेंगे जो आप सुनना चाहते हैं। इसी में क्यों और क्या का ध्यान रखिएगा और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने प्रश्न करने की तर्क को पीछे मत छोड़ दीजिएगा। तर्क की खोज में इसी तरह मैं लगा हुआ हूं, आप भी से भी उम्मीद करता हूं आप भी लगे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।